Hello everyone and welcome to Intellify. I hope you're all doing good. So the topic which we are going to study today is the moon and the stars, which is from the chapter Stars and the Solar System. So let's begin. इंडेक्स। तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हम देखेंगे कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, द मून, हाउ डू वी सी द मून, फेसेस ऑफ मून एंड द स्टार्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हमें मून, स्टार्स, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने से पहले हमें देखना है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस, एस्ट्रोनॉमी हम बोल सकते हैं। So the stars, the planets, the moon and the many other objects in the sky are called celestial objects. जो भी होते हैं हमारे स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, उन सबको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जैसे कि स्टार्स हैं वो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, मून, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। सो द मून, अब हम देखते हैं, हम मून के बारे में देखते हैं। द मून कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अब हम सबको पता है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो मून जो है अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन और अर्थ के अराउंड जो रेवोल्यूशन है वो दोनों सेम टाइम में कंप्लीट करता है। एज यू कैन सी, मून जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन है और अर्थ के अराउंड जो रेवोल्यूशन है उन दोनों में जो उतना टाइम लगता है उसे कंप्लीट करने में वो सेम है। द मून सर्फेस इज डस्टी एंड बैरन। मून की जो सर्फेस है वो डस्टी है और बैरन है। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। मून की सरफेस पे बहुत डिफरेंट साइजेस के क्रेटर्स भी हैं जिसे हम डिप्रेशंस बोल सकते हैं। इट ऑल्सो हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। मून की सरफेस पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स भी हैं और इनमें से कुछ तो सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द माउंटेन्स ऑन अर्थ। और इनमें से कुछ माउंटेन्स तो इतने बड़े बड़े हैं जितने कि अर्थ पे होते हैं। जितने हाईएस्ट माउंटेन्स अर्थ पे हैं उसी सेम साइज़ के उतने ही हाई माउंटेन्स मून पे भी प्रेजेंट है। मून में पे कोई एटमोसफियर नहीं है एंड इट हैज़ नो वाटर। मून पे कोई वाटर भी प्रेजेंट नहीं है। नाउ वी सी कि हम मून को कैसे देखते हैं। हाउ डू वी सी द मून, हम मून को कैसे देख पाते हैं। द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट वेयर इज द सन एंड द अदर स्टार्स टू। अब जो मून है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, जबकि सन्स या बाकी जो स्टार्स है वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करते हैं। मून अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस। अगर मून अपनी लाइट नहीं प्रोड्यूस करता तो हमें मून दिखता कैसे है। हमें मून दिखता है क्योंकि जो सनलाइट उस पे पड़ती है, जो सनलाइट मून पे पड़ती है, वो सेम लाइट जो है मून रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी तरफ, अर्थ की तरफ वो सेम लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए हमें मून दिखाई देता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, सनलाइट पड़ रही है मून पर और मून वो सेम लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है अर्थ की तरफ, इसलिए हमें मून विजिबल होता है। वी therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us. तो हमें कौन सा पार्ट दिखता है मून का, हमें सिर्फ वो पार्ट दिखता है मून का जिस पार्ट से जो लाइट है वो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। एंड अब आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग अ मंथ आप देखते हैं नाइट स्काई में कि जो मून है उसके डिफरेंट साइज अपीयर होते हैं हमें। तो वो डिफरेंट साइज क्यों अपीयर होते हैं, हमें जो पार्ट मून का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है हमें सिर्फ वही पार्ट दिखता है। और इन सब इससे हमें एक नई टर्म पता चलती है, फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून कौन कौन से होते हैं। डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल ड्यूरिंग डेज इन अ मंथ आर कॉल्ड एज फेजेस ऑफ द मून। अब जो हमें डिफरेंट पार्ट्स विजिबल होते हैं मून के मंथ के वेरियस डेज में, उन्हें हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। आपको आगे जाकर ये समझ आएगा। तो पहले मैंने एक फैक्ट बताया था, वो आप देख सकते हो कि जो मून है वो अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन और अर्थ के अराउंड जो रेवोल्यूशन है वो सेम टाइम में कंप्लीट करता है। नाउ दिस द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। अब वो दिन आता है जब जो मून की फुल डिस्क है, पूरे के पूरे मून जो है हमें विजिबल होता है, उस डे को हम बोलते हैं फुल मून डे, जिस दिन हमें फुल मून विजिबल होता है। देयर आफ्टर, इसके बाद
एवरी नाइट, हर एक रात जो साइज़ होता है मून के ब्राइटर पार्ट का वो थिन और थिन होता जाता है। एंड देन ऑन द 15th डे, जब 15th डे होता है फुल मून डे के बाद 15th डे को मून जो हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता, और इस दिन को हम बोलते हैं न्यू मून डे। नेक्स्ट डे क्या होता है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। नेक्स्ट डे सिर्फ बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन हमें दिखता है स्काई में। दिस इज़ नोन एज द क्रीसेंट मून। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, और उसके बाद जो है मून फिर से एवरी डे लार्जर ग्रो करता है, और उसके बाद अगेन ऑन द 15th डे हमें फुल मून दिखता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये है आपका फुल मून डे। फुल मून डे के बाद जो ब्राइटर पार्ट का साइज़ होता है हमने देखा था वो कम होता जाता है। यहाँ पे देखिए ब्राइटर पार्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, ये ब्लैक पार्ट विजिबल हो रहा है। यहाँ पे ब्राइटर पार्ट और जो ब्लैक पार्ट है वो हाफ हाफ हो गए, मतलब हमें जो ब्राइट मून है वो ओनली हमें मून का सिर्फ हाफ पार्ट ब्राइट दिख रहा है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हमें बहुत ही ज़्यादा कम हो गया मून का जो ब्राइट पार्ट है। ये जो ग्रे वाला है ये हमें मून अपीयर नहीं होता, ये नहीं दिखता हमें अर्थ से, और ये सिर्फ जो वाइट पार्ट है हमें ये दिखता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि ऑन द 15th डे, जब 15th डे होता है तो मून बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। फुल मून डे से 15th डे हमें न्यू मून विजिबल, न्यू मून होता है जो हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। इट्स टोटली ब्लैक, इस पर सन की बिल्कुल भी लाइट नहीं पड़ती होती, तो हमें ये विजिबल नहीं होता। और उसके बाद फुल न्यू मून डे के नेक्स्ट डे हमें बिल्कुल जो स्मॉल पोर्शन होता है मून का वो स्काई में दिखता है। ये हमें बिल्कुल स्मॉल पोर्शन दिख रहा है ब्राइट पार्ट का, और इसे हम बोलते हैं क्रीसेंट मून। उसके बाद न्यू मून डे के 15th डे फिर से हमें फुल मून दिखता है, हमें पूरी डिस्क दिखती है मून की, और ऐसे ही ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता जाता है। और इस प्रोसेस से आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डेज़ होते हैं, उसके बाद 15 डेज़, और इन्हीं फेजेस ऑफ मून को ध्यान में रखते ही हमारा जो कैलेंडर बनता है, हमें पता है मंथ 30 डेज़ का होता है, और ऐसे ही वन फुल मून से लेके नेक्स्ट फुल मून तक 30 डेज़ कवर हो जाते हैं। जो मून है उसकी एक रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ कंप्लीट हो जाती है, और इसी ध्यान में रखते हुए हमारा ये जो मंथ का सिस्टम बनाया गया है, 30 डेज़ होते हैं मंथ में, ये इसी चीज़ को ध्यान रख के बनाया गया है। नेक्स्ट इज द स्टार्स। अब जो ऑब्जेक्ट्स स्काई में ट्विंकल करते हैं एट नाइट उन्हें हम बोलते हैं स्टार्स। द ऑब्जेक्ट्स विच ट्विंकल इन द नाइट एट आर कॉल्ड स्टार्स। स्टार्स जो होते हैं वो अपनी लाइट बनाते हैं। हमने देखा कि जो मून है वो स्टार नहीं है, इसलिए वो अपनी लाइट एमिट नहीं करता। सन जो है वो स्टार है, सन इज़ अ स्टार, इसलिए वो अपनी लाइट एमिट करता है। द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जो स्टार्स होते हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। एज यू कैन सी सन जो है वो एक स्टार है, एंड वी नो सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सबको ये पता है। तो जो इससे क्या पता चला कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट में राइज करते हैं और वेस्ट में सेट हो जाते हैं। एंड द अर्थ, जो अर्थ है हमारी वो स्टार्स के, उसकी जो मोमेंट है वो स्टार्स के ऑपोजिट होती है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है और स्टार्स अर्थ के ऑपोजिट ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। अब जो सन है वो अर्थ के नियरेस्ट स्टार है। सन जो है वो अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, जिसका जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। एंड नाउ देयर इज़ अ डेफिनेशन, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। अब हमने देखा कि जो स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसा स्टार भी हो सकता है जो मूव ही ना करता हो? जी, वो स्टार भी है, उसे हम बोलते हैं पोल स्टार। द स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड पोल स्टार, इसलिए इसकी मूवमेंट हमें नहीं दिखाई देती और हम सिंपली बोलते हैं कि ये मूव नहीं करता। ये जो स्टार है ये अर्थ की जो एक्सिस है, ये हमारी अर्थ की एक्सिस है, इस एक्सिस की डायरेक्शन में सिचुएटेड है ये पोल स्टार, और ये जो स्टार है ये मूव नहीं करता। अब हमने देखा कि जो सन है वो अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर्स जो है अर्थ के और सन के बीच का डिस्टेंस है। अब ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है। इस डिस्टेंस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमारे टर्म्स है किलोमीटर, ये सब यूनिट्स में कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए एक नई टर्म हमने बनाई जिसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज टर्म्ड एज लाइट ईयर। जितना डिस्टेंस लाइट एक साल में ट्रैवल करती है उसे हम लाइट ईयर बोलते हैं, और ये जो यूनिट है इट इज़ अ यूनिट टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस।
ये जो लाइट ईयर नाम की यूनिट है ये बनाई गई है लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। अब हम सबको पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो अगर हम ये जो 1 सेकेंड में स्पीड जितना डिस्टेंस कवर करती है, हमने देखना हो कि जो ये जो स्पीड है वो 1 साल में डिस्टेंस कितना कवर करती है, तो हम इस स्पीड को जितने सेकेंड्स प्रेजेंट होते हैं एक ईयर में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद हमें जो टर्म मिलेगी तो हम वो देखेंगे कि ये जो लाइट है ये 1 साल में इतना डिस्टेंस कवर करती है, उससे हमें ये पता चल जाएगा। The distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes। तो हमने इससे जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर लिया कि वो जो है वो 8 लाइट मिनट्स है। ये लाइट ईयर की टर्म्स में हमने अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि जो सन है वो अर्थ से 8 लाइट मिनट्स अवे है। इसलिए जो सन से लाइट रेज होती हैं वो अर्थ तक 8 मिनट्स में पहुंचती हैं। एंड हैव यू एवर थॉट व्हेन डिड ह्यूमंस गो टू द मून? आपने कभी सोचा कि ह्यूमंस जो हैं वो मून पे कब गए थे, फर्स्ट टाइम कब गए थे? तो इंडियन टाइम में हम बोलते हैं, देखते हैं कि जो जुलाई 21 थी 1969 की इंडियन टाइम है, ये जुलाई 21 उस इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है। तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो था उसने मून पे लैंड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमंस जो है वो मून पे कब गए थे? जुलाई 21 1969 इंडियन टाइम में नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट एस्ट्रोनॉट था जिसने मून पे लैंड किया था। और सेकंड कौन था? एडविन ऑल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ही कलीग, उसके साथ काम करने वाला। ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट थे ये मून पे लैंड किए थे। फर्स्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग था और सेकंड था एडविन ऑल्ड्रिन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू।